हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडीज यस विद शिवम। सो उत्तराखंड पीसीएस की अपर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 3 अप्रैल को, उसकी ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की जो है रिलीज की है कल देर शाम उत्तराखंड पीसीएस ने। यानी द आंसर की वाज रिलीज्ड ऑन 13 अप्रैल 2022। नाउ आंसर की जब आई है तो इट केम एज अ सरप्राइज फॉर मेनी ऑफ अस, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी आज ऐसे हैं मैं डिस्कस करूंगा जिनके शायद आंसर्स कुछ और हो सकते थे या फिर कुछ और आंसर अकॉर्डिंग टू मी हैं। तो ऐसे मैंने जो है ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन जो है शॉर्टलिस्ट किए हैं, एंड आई विल टेल यू कि उनके आंसर्स कुछ और कैसे हो सकते हैं। मतलब आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो विद अ रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें की जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बट आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन एज वेल कि उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि क्यों वो आंसर सही होना चाहिए और जो उत्तराखंड पीसीएस ने आंसर की रिलीज की है वो आंसर जो है गलत क्यों लग रहे हैं। ऑल्सो जो लिस्ट में आज क्वेश्चंस की डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन जो है गलत हो सकते हैं या फिर सही हो सकते हैं। अगेन दिस इज अ डिस्कशन क्लास। अगेन अगर आप किसी को भी लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसका आंसर सही दिया गया है उत्तराखंड पीसीएस द्वारा, सो प्लीज आप कमेंट करना। ऐसा नहीं है कि व्हाट आई एम क्लेमिंग इज राइट, बट अकॉर्डिंग टू मी जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं चीजें डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर उसका जो है मैं गलत डिस्कस कर रहा हूं, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप अपना व्यूज प्लीज श्योर रखिए। और ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आज की क्लास में, शायद मेरे नोटिस में नहीं आया हो और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन गलत है, सो उसका भी मेंशन आपको कमेंट सेक्शन में करना है, सो दैट जो हमारी विंडो है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की, इन 6 दिन के अंदर हमें ऑब्जेक्शन फाइल करना है। जितने भी प्रोविजनल आंसर की में हमारे क्वेश्चंस जो है हमें लग रहा है कि क्वेश्चन सही नहीं है, उसका हम ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। एंड एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि ऑब्जेक्शन कोई भी रेस कर सकता है। इट्स जस्ट दैट आपको 50 रुपीज फॉर ईच क्वेश्चन, 50 रुपए हर एक क्वेश्चन के जो है आपको सबमिट करने पड़ेंगे जितने भी आप ऑब्जेक्शन देते हो, विच इज वेरी, मैं एक तरह से कहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए था, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी हैव टू पे फॉर दिस, बिकॉज साफ साफ लग रहा है कि आंसर की में थोड़ी सी जो है लेजीनेस दिखाई गई है आंसर को देते वक्त। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो, सो दैट ये वीडियो जो है काफी लोग तक पहुंचे, और उन जितने ज्यादा लोग ऑब्जेक्शन रेस करेंगे उतना ज्यादा जो है आयोग के ऊपर असर पड़ेगा और उसी सीरियसनेस से वो क्वेश्चन को देखेंगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जिन्होंने उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम दिया है, ताकि वो भी अपना थॉट प्रोसेस इन क्वेश्चंस पे जो है रख सके। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हमारी मेंस की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। पूरा का पूरा शेड्यूल जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का मेंस लिखने वाले हो, आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन आंसर की आपको लग रहा है कि आप स्कोर अच्छा कर रहे हो और आप मेंस की आंसर मेंस लिखने वाले हो, सो आपके लिए चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है, स्पेशली इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास सेट सी है। सेट सी है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेट सी में पहला ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। पहले क्वेश्चन में क्या है कि मैंने आंसर की करते वक्त डिस्कस करते वक्त मैंने आपको दिया था कि द राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटेड टू अनदर इज, मैंने इसका आंसर ऑप्शन सी आपको दिया था कि ऑप्शन सी इट मींस एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। नाउ इसको दो तरह से हम इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को, बिकॉज एक तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्योंकि इसके इंटरप्रिटेशन एक से ज्यादा हो सकते हैं, और ऐसे कई क्वेश्चन है जिसके एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर में जो हम डिस्कस करेंगे। और ये एक क्वेश्चन पहला है जिसमें कि दो तरह से आप इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सकते हो। राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी कहने का मतलब, लेट्स टेक एन एग्जांपल, $1, लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल, डॉलर और अपना रुपया। $1 की कीमत पहले ₹60 थी। फाइन, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, नहीं है इस वक्त, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। द राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी, आप इसको ऐसे ले सकते हो कि वैल्यू जो है राइज हुई है, कहने का मतलब $1 इज इक्वल टू राइज ऑफ करेंसी, मतलब वैल्यू राइज हुई है। सो एक इंटरप्रिटेशन ये है कि 60 का हो गया 65, एंड एज अ रिजल्ट अब ये रिजल्ट क्या हुआ कि पहले $1 के 60 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन अब $1 के 65 रुपीज देने पड़ रहे हो। दैट मीन्स द करेंसी हैज
द करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड। इसका मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन हो चुका है। सो एक तरह से इसका आंसर बी हो सकता था कि अ डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, अगर आप इस वे में इस क्वेश्चन को लेते हो। लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, बिकॉज इट इज टेलिंग राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी। वैल्यू जो है, जो रुपये की वैल्यू है, वो राइज करती है एज कंपेयर टू डॉलर। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो उसकी वैल्यू है, इट इज नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट की कहीं कुछ बात नहीं हुई, बिकॉज क्वेश्चन इज टू वेग ऑन दिस पार्ट। सो राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी कहने का मतलब रुपया जो है स्ट्रांग हो गया है एज कंपेयर टू डॉलर। राइज ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी एज कंपेयर टू डॉलर। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ऑप्शन सी, दैट मींस एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। एंड लेट मी टेल यू और लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल पूछना चाहता हूं, आप इस चीज को भूल जाओ कि डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन छोड़ दो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैं पुट करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, सो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? तो आप अगर अपने माइंड में देखो तो आपके माइंड में आपके आंसर यही होगा, आपने जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी है कि इट इज रिटन की राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी एज कंपेयर टू अनदर, इट मींस एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी हुआ है। ओके, सो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बट सरप्राइजिंगली टू ऑल ऑफ अस, आयोग ने आंसर की में इसका आंसर दिया है ऑप्शन ए, अ वीकनिंग ऑफ अ करेंसी। नाउ हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं साफ तौर पर यहां पर, और इकोनॉमिक्स में वीकनिंग ऑफ अ करेंसी इज अ लेमन टर्म। अगर इकोनॉमिक्स की उसकी प्योरली इकोनॉमिक टर्म अगर हम बात करें, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी एंड वीकनिंग ऑफ अ करेंसी कैन मीन द सेम थिंग। बट अगर हम यहाँ पे लेमन की बात करें, लेमन मतलब आम भाषा में वीकनिंग ऑफ करेंसी हम यूज करेंगे, वीकनिंग ऑफ अ करेंसी। बट अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, दैट मींस डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। सो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं लगता है। इट कैन बी सी और बी, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी, एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। सो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है। सो ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन जरूर लगना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सो ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज पे, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? अगेन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज टू वेग, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इन इंडिया देर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ टैक्स। व्हाट आर दे? वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों टैक्स सिस्टम में हम दोनों अलग अलग सिस्टम फॉलो करते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों सिस्टम में, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में, दोनों में हम अलग अलग सिस्टम फॉलो करते हैं। सो ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस कि व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि व्हाट काइंड ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स में कौन सा सिस्टम हम फॉलो करते हैं, यानी लैंग्वेज अगर और इसकी बेटर होती तो हम इसको और बेटर वे से आंसर कर सकते थे। सो आपको मैं बता रहा कि दो तरह के टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। सो जो डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके अंदर हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हम फॉलो करते हैं। ये चीज सेम चीज मैंने मॉक टेस्ट सीरीज हमने डिस्कस करी थी, ये कॉन्सेप्ट ने वहां पे जो है किया था। कहने का मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, एज द इनकम राइजेस योर टैक्स रेट ऑल्सो राइजेस। जैसे कि आपके इनकम टैक्स के स्लैब्स 0 से 2.5 लाख तक आपका नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% 10% है, 5 लाख से 10 लाख तक आपका 15% है, और 10 लाख से अबव आपका 30% है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका इनकम टैक्स का जो रेट है वो बढ़ जाता है। दैट मीन्स योर टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। ओके, नाउ व्हाट इज रिग्रेसिव इन नेचर? रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका जो टैक्स रेट है, यानी जो आपका टैक्स इफेक्ट है आपके ऊपर, वो कम होता चला जाता है। तो ये हम इसको एक आराम से एग्जांपल ले सकते हैं किसका? इनडायरेक्ट टैक्स का। कैसे? सेम जो आप बिस्किट का पैकेट लेते हो 10 रुपए का, जो बिस्किट का पैकेट आप 10 रुपए का लेता हो, चाहे आप दिन के 100 रुपए कमाते हो, चाहे आप दिन की 1 लाख रुपए कमाते हो, वो सबके लिए बराबर है, यानी सबके लिए वो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट होने वाला है। सो इट मीन्स जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है वो भी सेम टैक्स दे रहा है, और जब बहुत कम पैसे कमा रहा है वो भी सेम टैक्स दे रहा है। दैट मीन्स इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है।
एंड टू सरप्राइजिंगली टू ऑल ऑफ अस, इसका आंसर आयोग ने जो दिया है दैट इज ऑप्शन बी, डिग्रेसिव। डिग्रेसिव, अब वेरी फ्रैंकली बोलूंगा, डिग्रेसिव वर्ड मैंने कभी अपनी बेसिक टेक्स्ट बुक्स में कभी नहीं पढ़ा। इट इज आइदर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ने पढ़ा है, रिग्रेसिव हमने पढ़ा है, और प्रोपोर्शनल भी कहीं हद तक हमने पढ़ा है, बट रिग्रेसिव वर्ड मैंने पहली बार इस क्वेश्चन पेपर में देखा था। एंड दिस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड पीसीएस आंसर की, प्रोविजन आंसर की। सो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, दोनों में से मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बट ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स में जो सबसे पहले टैक्स सिस्टम के बारे में बताया गया है जो कि इंडिया के अंदर फॉलो होता है, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। सो इसका ऑप्शन ए कैन बी द राइट आंसर, शुड बी द राइट आंसर। एंड बट आप ये भी कह सकते हो कि ऑप्शन डी को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर हो सकता है, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट राइट। लैंग्वेज जो है थोड़ी सी वेग है, और इसके साथ आप जो है ऑप्शन डी के साथ भी जा सकते हो। तो ऑप्शन 6 का जो है ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं है, आइदर ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 इज अबाउट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट दैट, कि किसके लिए वो क्रिटिसाइज नहीं की जाती। चार ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट, इट हैज नो वे टू सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशंस। ओके, अब इस स्टेटमेंट में हम दो थॉट रखेंगे, पर आगे के स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इट इज पपेट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ये बिल्कुल इसके लिए जो है क्रिटिसाइज में बोला जाता है, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज ये एक इसका क्रिटिक है। इट रिड्यूसेस द सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज, इस पे भी आएंगे हम। इट फेवर्स फ्री ट्रेड, अब फ्री ट्रेड ओवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल सही है। ये एक इसका क्रिटिसिज्म है कि वो फ्री ट्रेड यानी ट्रेड को जो है ज्यादा महत्वता देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है रादर देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये भी एक इसका जो है क्रिटिसिज्म है, तो ये भी आंसर हटा दो। ऑप्शन ए और सी, ये दो ऑप्शंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है इसको आप और किस वे से ले सकते हो। आयोग ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन ए, विच इज करेक्ट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन ए जो आयोग ने दिया है दैट इज करेक्ट। एंड ऑप्शन सी, इट रिड्यूसेस द सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर कंट्री, इस स्टेटमेंट पे आप मना नहीं कर सकते कि ये जो है आंसर गलत है, ऑप्शन सी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज WTO never reduces the sovereignty of member countries, it does not। आप ये आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं कि WTO बोलता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आप साइन करो कि ट्रेड जो है ताकि जो है लार्ज वॉल्यूम्स में हो, बट इट डज नॉट हैम्पर द सॉवरेनिटी ऑफ नेशंस, इट इज इनफैक्ट ऑन द नेशन कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो WTO अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, WTO की पॉलिसीज पढ़ी है, तो आप इस चीज से जो है सहमत नहीं होंगे कि इट रिड्यूसेस द सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज। लेकिन इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इट हैज नो वे टू सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशंस। ये बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है, क्योंकि WTO के अंदर जनरल काउंसिल जो होती है, जनरल काउंसिल, उसके अंदर जनरल काउंसिल का काम यही है, और उसके साथ साथ एक एपिलेट बॉडी भी होती है, इनका काम यही है कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको देखा जाए। तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लेकिन एक थॉट मैं ये आपके सामने रखना चाहूंगा कि सिंस लास्ट 3 इयर्स, ऑलमोस्ट 2019 के दिसंबर मंथ से और अभी तक USA ने क्या किया है, इस जनरल काउंसिल को जो है आई थिंक 3 जजेस जो है उसके अंदर होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द जजेस कि कितने जजेस के अंदर होते थे, बट द नंबर ऑफ जजेस जो कोरम बनाते हैं, आई थिंक तीन जजेस जो है वो कोरम बनाते हैं। कहने का मतलब अगर इस बॉडी के अंदर एटलीस्ट 3 जजेस हैं तो ये ट्रेड डिस्प्यूट्स को मामले को देखिए। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये लो कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 31 जजेस हैं, लेकिन ऐसा क्या हो कि 31 जजेस सारे जो है उस एट प्रेजेंट 31 जजेस की जगह सिर्फ और सिर्फ 3 जजेस रह जाए, बाकी सब रिटायर हो जाए, और कोई नया अपॉइंटमेंट आप करो ही मत। कोई नया अपॉइंटमेंट हो नहीं रहा है, 31 में से 27 जज जो है रिटायर हो चुके हैं, बचे आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 3 जज हैं, तो क्या आपका सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा? इस केस में क्या है, जनरल काउंसिल एपिलेट बॉडी के केस में क्या है कि 3 जज मिनिमम होने चाहिए अगर आपको ये बॉडी रन करनी है। अगर आपको ये बॉडी रन करनी है एपिलेट बॉडी की, ट्रेड डिस्प्यूट्स जहां पे आपके देखे जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको 3 जजेस चाहिए। इसके जो है ये जो कोरम इसको बोलते हैं, ये जो है अभी नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे जब मैंने लास्ट टाइम अपडेट देखा था
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जज जो है रह चुका था, बाकी सब रिटायर हो चुके थे और यूएस से नए अपॉइंटमेंट्स को ब्लॉक कर रही थी। कहने का मतलब जो ट्रेड डिस्प्यूट्स का जो बॉडी है डब्ल्यूटीओ का, वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया था और आपकी जो सेटलमेंट्स ट्रेड डिस्प्यूट्स की जो बॉडी है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी और कुछ नहीं आपका जो है आपको ट्रेड डिस्प्यूट्स के ऊपर कुछ नहीं, मतलब नहीं चल रहा था। तो उस वजह से रिसेंट टाइम में अगर आप देखा जाए तो ये बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म है डब्ल्यूटीओ का। लेकिन स्टैटिक पार्ट का पूछा गया है मोस्टली, लेकिन आप उसको काउंटर जरूर कर सकते हो कि इट हैज नो वे टू सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशन। ये आज की डेट में यानी 2022 अप्रैल के डेट में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये क्रिटिसिज्म डब्ल्यूटीओ का है, बिकॉज वहां की जो कोरम है, नंबर ऑफ जजेस जो चाहिए होते हैं 3, वो अभी इस वक्त नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक जजेस है, कोरम नहीं है। दैट इज वाई जो एपिलेट बॉडी है वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है, वहां पे कोई भी केस नहीं लिया जाता बिकॉज वहां पे जजेस ही नहीं है देखने के लिए। तो ये स्टेटमेंट आज की डेट में बिल्कुल सही है, तो इसको आप काउंटर कर सकते हैं। एंड इट रिड्यूसेस द सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर कैन बी द राइट आंसर इस केस में। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है घपला है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, बट आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है, ए को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैं ऑन द सेम साइड ये भी कहूंगा कि इट हैज नो वे, बिल्कुल है, जो उसकी टेक्स्ट बुक है डब्ल्यूटीओ की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जनरल काउंसिल एपीलेट बॉडी का जो है मेंशन किया गया है, तो आयोग इसको आपको काउंटर कर सकता है इस वजह से। मैंने इसको ये क्वेश्चन इसलिए लिया है बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा है कि सर इसका ऑप्शन ए किस तरह से होगा, किस तरह से होगा। ए इसका सही आंसर है, बट अगेन यू हैव समथिंग टू काउंटर दिस, आपके पास कुछ ना कुछ है काउंटर करने के लिए, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन उत्तराखंड। मैंने अपनी आंसर की में इसका ऑप्शन बी रीजनल बैंक बताया था, बट अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड प्रोविजनल आंसर की इसका आंसर ऑप्शन डी है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि मैंने सर्च वर्च किया तो इसका ऑप्शन डी ही मेरे को सही लगा, विच इज करेक्ट। तो मैंने अपनी आंसर की में इसको गलत बताया था, रीजनल बैंक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इज द राइट आंसर। तो ये आयोग ने भी ऑप्शन डी इसका सही दिया है, तो इसको मैंने मेंशन कर दिया, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अगर अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी थॉट प्रोसेस हो कि नहीं सर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, अगेन ओपन प्लेटफॉर्म है, आप अपना व्यू रख सकते हो, बट ऑब्वियसली आपको एक सर्टेन बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप बोले जा रहे हो, ओके। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। 21, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 अकॉर्डिंग टू मी। तो इस क्वेश्चन में भी काफी बवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू। काफी स्टूडेंट्स ऑप्शन बी परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस राइट करके आए हैं, एंड अगर आप गूगल सर्च करते हो तो आई गेस एक वेबसाइट है जो कि आंसर्स प्रोवाइड करती है, आई गेस topper.com, आई डोंट वांट टू नेम, बट कोई ना कोई वेबसाइट है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक होती है, बाइजूस होती है, तो ऐसी कोई है जिसने कि यही सेम क्वेश्चन का आंसर बी दिया हुआ है, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेड कि ऑप्शन बी परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन इज द राइट आंसर, बट अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड पीसीएस प्रोविजनल आंसर की द आंसर इज डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड ही और शी हैज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस आंसर, सो प्लीज प्रोवाइड दैट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट बॉक्स। आप अपनी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट हमें भी थोड़ी सी क्लियरनेस, ट्रांसपेरेंसी हो कि हमें इस क्वेश्चन पे आगे जाने की जरूरत है या नहीं है, यानी ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत है या नहीं है। सो क्वेश्चन 42 का आंसर बी, काफी लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन आंसर बी हो सकता है, बट आंसर है ऑप्शन ए, डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। मैंने बता दिया, अगर आप लोग के पास इस क्वेश्चन के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको वो एक्सप्लेनेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। 73, अब ये क्वेश्चन तो आई डोंट नो ये क्वेश्चन कहां से उठा के लाए हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन पे बहुत रिसर्च की बट कुछ नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 73, द रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन अबाउट द 8 डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क्स, अवधन शटका, और ये मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अजीब से नाम है। इसका ऑप्शन आंसर की ने जो दिया है वो ऑप्शन सी मिलिंद पन्नौ दिया है, जो कि इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स को एटलीस्ट मिलिंद पन्नौ के बारे में तो जरूर पता था, अगर आपने एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री जो है पढ़ी है, बिकॉज मिलिंद पन्नौ आपको पता है कि नाग अर्जुन ने जो है मिनेंदर के ऊपर लिखी है, मिनेंदर के ऊपर, जो कि इंडो ग्रीक डायनेस्टी के रूलर थे, मिनेंदर, मनेंदर, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, मिनेंदर, उसके ऊपर मिलिंद पन्नौ, और उसको जो है उस किताब में एक नाम भी दिया गया है मिनेंदर को, जो कि मिलिंद, और मिलिंद के ऊपर ये मिलिंद पन्नौ लिखी गई है, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है,
बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बहुत फेमस बुक है, तो बहुत फेमस बुक है, सब पढ़ते हैं इस चीज को। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं कि जो कि नागार्जुन से क्वेश्चन पूछे गए और मिनेंदर वाज सेटिस्फाइड विद दोस क्वेश्चंस। तो ये आपका पूरा कॉन्वर्सेशन इस बुक के अंदर है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव मार्क दिस ऑप्शन एज राइट आंसर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क्स, बिकॉज एग्रीकल्चरल वर्क्स का मैंने बहुत कोशिश की कि मिलिंदर पन्नों से कुछ डायरेक्ट कनेक्शन लगा सकूं एग्रीकल्चरल वर्क्स का, मैं नहीं लगा सका। तो इस क्वेश्चन पे जरूर ऑब्जेक्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 73 का, बिकॉज इसका कोई आंसर अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। ऑप्शन ए मुझे लग रहा था, बट आई डोंट नो, कुछ इसके पीछे मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं ऑप्शन ए ही मैंने इसको आंसर की, मैं जब मैंने मेंशन मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया था, बिकॉज तीनों मुझे नहीं लग रहे थे। बट इसके अगेन ऑप्शन ए का मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस पे जरूर आयोग से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, इन मॉडर्न पीरियड प्राणायाम वॉज। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको आंसर की में इमरजेंसी टैक्स बताया था, और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें भी इमरजेंसी टैक्स ही दिया गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन को लेकर काफी परेशान है कि सर इसका कोई आंसर नहीं है, ये है, बट इसका आंसर ऑप्शन है इमरजेंसी टैक्स ही है। अगेन आई रेड दिस इन वन नोवेल, एक नोवेल मैंने पढ़ा था आर एस शर्मा का, एक एनसीईआरटी आती है, एक नोवेल भी आता है, नोवेल टाइप्स में वो बुक है, उसके अंदर ये जो है मेंशन किया गया था इमरजेंसी टैक्स के बारे में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके लिए आपको ज्यादा भागदौड़ या फिर सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है, इसका 78 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ टिहरी स्टेट। आई डोंट नो ये क्या है क्वेश्चन, दिख रहे हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड सभी ने ऑप्शन ए सुदर्शन शाह जो है इसको मार्क किया होगा। परीक्षा वाणी कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, हमने सब में देखा कि जो टिहरी स्टेट है, टिहरी स्टेट जो है उसका पहला राजा कौन था, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह 1815 गोरखास जाते हैं, टिहरी स्टेट अलग बनता है, और इन्होंने ही जो है श्रीनगर से टिहरी को अपने कैपिटल बनाया। सो ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई डोंट नो व्हाई आयोग ने इसको ललित शाह के नाम पे जो है इसका आंसर दिया है। ऑप्शन बी, अगेन मैंने जो है इसको वेरीफाई किया है परीक्षा वाणी से, जो कि एक सबसे मेन बुक है उत्तराखंड की। सुदर्शन शाह ही आंसर है, और पहले भी यही था। आई डोंट नो, आंसर की आने से शायद ये बदल ना जाए। तो अगर किसी को लगता है, किसी के पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ललित शाह इज द राइट आंसर, सो प्लीज आप प्रकट होइए, आंसर की को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ललित शाह इज द राइट आंसर, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, कोई पेज नंबर आपको देना है, कोई पर्टिकुलर लिंक आपको देना है, कुछ भी आपको देना है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि आप व्हाट्सएप सॉरी ये कमेंट पे नहीं कर सकते, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 8742930164, इस पर आप व्हाट्सएप करो, और आप जो आपको भेजना चाहते हो आप एक्सप्लेनेशन के रूप में क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। सो 91 का अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगेन इस पे भी जो है ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। फटाफट से दो क्वेश्चन रह चुके हैं। 141, 141 इज यस, बहुत कंट्रोवर्सी इस पे भी है। उत्तरांचल चेंज ऑफ नेम एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। अब इस पे प्लीज, बहुत स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं 2006 इज द राइट आंसर, बट आप लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की। केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आता है, उत्तरांचल जो है एग्जिस्टेंस में कब आता है? इट केम ऑन 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर इसके अकॉर्डिंग है। अगेन इंटरप्रिटेशन की बात है। अब केम इन टू एग्जिस्टेंस की अगर आप बात करो, तो ये बिल जो है 29 दिसंबर 2006 को पास हो गया था। ये बिल 29 दिसंबर दोनों हाउस से जो है पास हो गया, और उसमें बोला गया कि 1 जनवरी 2007 से हम उत्तरांचल को उत्तराखंड कर देंगे। अब केम इनटू एग्जिस्टेंस है, केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आया? जो एक्ट है उसमें स्पेसिफिकली अगर एक डेट मेंशन की गई है कि 1 जनवरी 2007 से हम इसको उत्तराखंड बोलेंगे, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होता है? 2007 होता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज शुड बी द आंसर। अगेन इस पे भी हम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट क्या, ऑब्वियसली है ही कंट्रोवर्सी इस पे, तो ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू मी इज द राइट आंसर। 141 अगेन इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर आप बोलते हो कि केम इनटू एग्जिस्टेंस इज रिलेटेड टू 29 दिसंबर, तो आप भी बिल्कुल सही चीज बोल रहे हो। अगेन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन जो है डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, जो कि लास्ट क्वेश्चन है जीएस सेक्शन से। इसके बाद दो क्वेश्चन सीसैट पेपर से भी हैं, जो मेरे को लगता है कि आंसर उनका गलत दिया गया है। अगेन सीसैट में और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट मेरी नजर में दो आए हैं अभी, तो मैं आपके सामने दो डिस्कस करूंगा। सो लास्ट क्वेश्चन जो जीएस का मैं डिस्कस करूंगा कि हु रेगुलेट्स द मार्केट।
मार्केट शब्द आप ध्यान से पढ़ना, अगर मार्केट शब्द को आप स्किप कर देते हो तो इसका आंसर गलत हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। हु रेगुलेट्स द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया? नाउ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को की जो मार्केट है वो कौन रेगुलेट करता है? पहली चीज आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इज अ स्टेट सब्जेक्ट। और ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कहने का मतलब एपीएमसी एनेक्टेड बाय सेपरेटली, जो अलग अलग स्टेट्स बनाती हैं, दैट इज द मोस्ट राइट एंड अप्रोप्रिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है ये एपीएमसी ही इसको रेगुलेट करती है। एंड आयोग ने जो आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन ए, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। नाउ टू ऑल ऑफ यू, अगर जिन्होंने जो इस एक्ट का मतलब नहीं जानते, बेसिकली क्या है कि सरकार जो है इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, ये आपके मास्क सैनिटाइजर पे एक सीलिंग लगा दी कि आप जो है इसको होल्ड नहीं कर सकते, यानी जो है इसको आप अपने गोडाउन में क्वांटिटी से ज्यादा जो है आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसके प्राइसेस कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने सैनिटाइजर अपने गोदाम में भर भर के रख लिए और मार्केट में एक अननेचुरल सप्लाई की जो शॉर्टेज है वो क्रिएट कर दी, बिकॉज आपके सारे सैनिटाइजर जो है आपकी फैक्ट्री में बंद है और आप उसको मार्केट में नहीं लेके आ रहे हो, तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऊपर बढ़ जाता है। तो आप प्राइस को ऊपर लाने के लिए आप प्रोडक्ट को होर्डिंग करते हो, ब्लैक मार्केटिंग करते हो। तो इस चीज को जो है कंट्रोल करने के लिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत गवर्नमेंट बोलेगी कि आपको कितना प्याज स्टोर कर सकते हो, कितना आलू स्टोर कर सकते हो, मतलब एक स्टोरेज पे सीलिंग आपने अगर लगानी है तो वो आपका इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बोलता है। तो इसेंशियल कमोडिटीज अब गवर्नमेंट अलग, अब तो ये अमेंड हो चुका है 2020 में, अब गवर्नमेंट जो है टाइमली इस पे कोई प्रोडक्ट्स इंक्लूड करती रहती है, कुछ एक्सक्लूड करती रहती है। फॉर एग्जांपल, कोविड का टाइम था तो गवर्नमेंट ने सैनिटाइजर को इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, फेस मास्क को इंक्लूड कर दिया। अब गवर्नमेंट को लगेगा कि कोविड जो है जा रहा है तो सैनिटाइजर और फेस मास्क को इसकी लिस्ट के अंदर होने की अब जरूरत नहीं है, तो इसको जो है एक्सक्लूड कर देगी। तो कहने का मतलब ये टाइमली जो है एक्सक्लूड इंक्लूड करती रहती है गवर्नमेंट। मेन पर्पज यही है कि इसकी कोई भी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर होर्डिंग ना हो, ठीक है, ताकि जो है उसका प्राइस अननेचुरली बढ़ाया ना जाए। तो ये उसका पर्पज है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का, जो कि आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया गया है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि हु रेगुलेट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो, कैसे? हु रेगुलेट्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, अगर सिर्फ आप इसको ये पढ़ो और मार्केट को हटा दो तो आपके माइंड में लगेगा कि रेगुलेशन की बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बिल्कुल रेगुलेट करती है, बिल्कुल रेगुलेट करती है। बट इसके अंदर आप देखो, मार्केट वर्ड स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अगर मार्केट ना होता तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रेगुलेट कौन कर रहा है इसमें? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बिल्कुल करता है। मैंने आपको बता दी कैसे रेगुलेट कर रहा है, कि कितनी आप सप्लाई रख सकते हो, कितनी आपको सप्लाई नहीं रख सकते, ये जो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बताता है। बट यहाँ पे स्ट्रेट अवे मार्केट वर्ड जो है यूज हुआ है, सो ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू मी इज द राइट आंसर। अगेन इस पे भी जो है आप ऑब्जेक्शन जो है कर सकते हो। तो ये मैंने आपके सामने एक एक क्वेश्चन करके जो है डिस्कस किया जीएस के अकॉर्डिंग टू मी, ये क्वेश्चन है जिसपे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल लुक इनटू इट। अगर सही होगा तो अगेन वी शुड गो अहेड विद दैट क्वेश्चन एज वेल। अब पेपर 2 यानी सी सेट के अंदर दो क्वेश्चन मेरे को लगे जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 23 सेट सी है, सेट सी है क्वेश्चन नंबर 23। आप क्वेश्चन देख लो अपने सेट में, आप देख ही लोगे। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। वीडियो पॉज कर लो, बहुत आसान सा सवाल है। फाइंड द मिसिंग टर्म मेंबर सीरीज का सवाल है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। सो आयोग ने जो इसका आंसर दिया है, आप इसको पहले सॉल्व करना वीडियो पॉज करके। आयोग ने जो इसका आंसर में दिया है वो दिया है ऑप्शन डी 25। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। अगेन 1.5 मार्क्स की बात है, ठीक है, इसको लूजली नहीं छोड़ना है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कट ऑफ वेरी टाइट होने वाली है, मुझे पता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बॉर्डर पे जो है लहर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है उनका आंसर की से अंदर बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर नहीं बता रहा मैं, लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर दिया है वो ऑप्शन डी 25 दिया है। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ये नहीं है, कुछ और है।
अगेन कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 1 1 3 9 6 36 10 100 और ये आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको फिल करना है, इन चारों में से कोई एक है। तो 23 ये आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 44 44 इज दिस, कैलेंडर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, इन द ईयर 1979 क्रिसमस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन ट्यूसडे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन द सेम डे। मतलब यही सेम कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट होगा, सेम कैलेंडर, तो ये आपको बताना है। अगेन मैंने ये चीज डिस्कस की थी अपनी कैलेंडर क्लास में, आई गेस अगर नहीं की तो आई एम वेरी सॉरी, बट इसका करने का तरीका क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स को 79 को आप फोर्स, अगेन ये चलो मेरा तरीका है, पहले मैं इसको ये तरीका नहीं बताता, आप पहले अपना आंसर बताओ, आपको आंसर बताना है इसका, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। आयोग ने जो उसका आंसर दिया है 1984 दिया है, ऑप्शन डी 1984 दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसके अलावा कोई आंसर है इन तीनों में से। तो आप अपना आंसर दो, अगर अगर मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं तो आपका सपोर्ट मिलेगा और इसको भी ऊपर हम ऑब्जेक्शन जो है रेस करेंगे। सो ये 2 क्वेश्चन थे सी सैट के, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मैं ज्यादा नोटिस किया नहीं सी सैट सेक्शन में। सो अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं हम। मैंने बता दिया 14 से लेकर 20 अप्रैल तक हम इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का हम 50 रुपए हमको देना पड़ेगा। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड एंड विद दिस वी एंड दिस सेशन। आई होप एक फ्रूटफुल सेशन रहा होगा एंड अगर आपको लगा कि ये सेशन आपका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने मेंस की तैयारी करनी है और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स की अलग अलग चीजें जो हम इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। करंट अफेयर्स हम 2021 का लेके आने वाले जल्द, जहां पे हम 2021 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है, जो कि आपके हर एक क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हो, एसएससी हो, जो भी मतलब बी सी के लेवल के सब एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स आती है। सो ऐसे कॉमन चीजें हम लेने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में आती हो। सो उस चीज के लिए अगर आपको चाहिए क्लासेस फ्री, अगेन यूट्यूब पे है, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय।